हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SSSD 2.0 पर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सर्वनाम के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में बता दिया था। आज हम सब लोग समझेंगे कि सर्वनाम क्या है और सर्वनाम के कितने भेद हैं। आपको ये समझना है। तो देखिए, सबसे पहले दो प्रश्न देख लीजिए। यहीं पे दो प्रश्न तैयार करते हैं हम। सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की जो संख्या है वो तैयार करनी है, और सर्वनाम के भेद। दो प्रश्न आप यही तैयार कर लीजिए। संख्या जो होती है वो 11 है मूल, और भेद जो होते हैं वो 6 होते हैं। अब सर्वनाम होता क्या है वो देखो। संज्ञा पढ़ाया था मैंने, तो उसमें पिछले वीडियो में बताया था संज्ञा वाले में कि सबका नाम ही क्या होता है, नहीं, किसी का नाम होना क्या होता है, संज्ञा होता है। अब सर्वनाम को जब पढ़ेंगे तो इसका मतलब है सबका नाम। सर्व माने क्या होता है, इसको देख तोड़िए। सर्व माने होता है सबका, और नाम मीन्स क्या है, नाम। इसका मतलब ये हुआ कि सबके नाम के, सबका नाम का मतलब ये सबके नाम के आगे जुड़ जाए वो क्या होता है, सर्वनाम होता है। अब इसकी परिभाषा देखिए, परिभाषा देखिए। सर्वनाम, दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि सर्वनाम की संख्या पूछी जाए तो 11 बताएंगे हम, और भेद पूछ जाएंगे तो 6 बताएंगे। ये कैसे 11 होती है, भेद कैसे 6 है, वो अभी क्लियर कर रहे हैं। तो देखो, जो सर्वनाम होता है उसके जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं मुख्यतः। इसमें सबसे पहले आता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा इसमें आता है निजवाचक। तीसरा इसमें आता है संबंधवाचक। संबंध, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम जो होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम अंत में आपका आ जाता है प्रश्न वाचक सर्वनाम। अब देख लो, हमने देखा कि सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने हैं, 6 हैं। इनको, इनके नाम तैयार करिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पे जो ग्राफ बना रहे हैं, इस ग्राफ में ही लगभग 80% प्रश्न इस ग्राफ से ही हल हो जाते हैं। फिर परिभाषा, जैसे उसकी थ्योरी बनती है, क्वेश्चन जो प्रश्न होते हैं उनके जो है घुमा के पूछ दिया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन ज्यादातर साधारण प्रश्न होते हैं इस ग्राफ से ही क्लियर आपके हो जाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। तो संख्या कितनी होती है, 11, ये भी स्पष्ट करेंगे संख्या 11 कैसे होती है, और बहुत सारे जो होते हैं सर्वनाम वो कैसे बन जाते हैं। क्योंकि ये शब्द कैसा है, पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ये विकारी, विकारी मैंने सुनाया था, उसमें बताया था कैसे विकारी है, कैसे अविकारी शब्द होते हैं। तो ये विकारी शब्द के अंतर्गत आता है, संज्ञा भी आपका विकारी के अंतर्गत आता है। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भी आपके 3 पार्ट हो जाते हैं। इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। इसमें एक आता है उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुषवाचक। एक आता है इसमें अन्य पुरुषवाचक। ठीक, उत्तम पुरुषवाचक, जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, तो उत्तम में क्या आता है, मुख्यतः क्या आता है, मैं आता है इसमें। ठीक, इसमें क्या आता है, तू आता है। ठीक, इसमें क्या आता है, ये है, वो है। मैं से कर दो, यहां हम बन जाता है। तू से यहां क्या कर दो, तुम बन जाता है। और यहां एक आप भी आता है, आप। इसमें देखो क्या आता है, खुदा आता है, आप आता है। ठीक,
स्वयं आता है, निजी आता है। खुद, आप, स्वयं, निजी। संबंध में जो क्या क्या आता है, जो और सो। निश्चय में क्या आता है, यहां भी यह आता है और क्या आता है, वह आता है। अनिश्चय में कोई आता है और क्या आता है, कुछ आता है। प्रश्नवाचक में क्या आता है, क्या होता है और क्या होता है, कौन आता है। ठीक, अब ये समझ, इतने सर्वनाम है आपके। अब मैंने बताई संख्या कितनी होती है, 11। भेद तो 6 हो गए। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निजवाचक हो गया, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक हो गया। अब हमने देखा कि जो इसके भेद के बाद संख्या और आती है, प्रश्न अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। एक्सपर्ट पूछता है कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। निश्चित होती है हिंदी में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है कि हिंदी में निश्चित संख्या भी होती है। तो बहुत सारे सर्वनाम होते हैं, वो कैसे होते हैं, विकारी रूप बन के बहुत ज्यादा संख्या बन जाती है उनकी। देख लीजिए अब यहाँ पे एक तो आपका ये देखना है 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं, वो देखो आप। एक तो आप देखिए, एक ये देखो, ठीक है, और उसके बाद आप देखो, और जो सो देखो, यह वो है देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये कर लो। तो जो काले गोले से हमने कर दिए, ये आपके मुख्य सर्वनाम माने जाते हैं 11। 2 4 6 8 9 10 और 11, ये मुख्यतः आपके कितने माने जाते हैं, 11 सर्वनाम माने जाते हैं। अब देखो इतने फिर हमने क्यों लिख दिए, वो देख लो। जैसे मैं तो मूल होता है, इसका बहुवचन जैसे ही करते हैं हम बन जाता है, तो मूल तो यही माना जाएगा ना। तो मैं से हम बन गया, अभी और भी बनेंगे। ऐसे ही तू से बहुवचन का तुम हो गया, ठीक है। यह यहाँ आ ही जाता है जी, तो मूलतः ये माने जाते हैं कि प्रयोग है। अब आप यहाँ भी आता है, आप यहाँ भी आता है, तो कैसे प्रयोग हम बताएंगे, अभी चर्चा होगी। ये हुए यहाँ आते हो, ये हुए यहाँ भी आते हैं। उसके बाद इनके जब बहुवचन बनाते हैं तो यहाँ बढ़ जाता है। जैसे क्या हो जाता है, ये हो जाते हैं, ये क्या हो जाता है, वे हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ भी चलता है, ये हो जाते हैं और क्या हो जाता है, बहुवचन वे बन जाता है। तो इस तरह से ये मूल ग्राफ में आपके मूल सर्वनाम लगभग आ गए। मूल के साथ साथ जैसे बहुवचन बनते हैं वो भी आ गए। मैंने ये लिख दिया, इनका प्रयोग होता है। इनको पहले तैयार कर लीजिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, और अब मूल कॉन्सेप्ट इसका वो क्लियर करिए। सर्वनाम की परिभाषा देखिए क्या है कि संज्ञा के सम्मान सबका नाम मीन्स नाम होता है, सबके नाम के आगे जुड़ जाए वो क्या है, सर्वनाम है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, हमने कहा राम खाता है और मैंने कह दिया सीता पढ़ती है। हमने कह दिया गौरव सोता है, कह दिया मैंने, बोल दिया। अब देख लो यहाँ पे राम खाता है, सीता पढ़ती है, गौरव पढ़ता है, तो किसी का नाम क्या माना जाता है, संज्ञा। अब हम क्या करें, सर्वनाम सबका नाम मीन्स नाम, सबके नाम के आगे जो लग जाए वो क्या माना जाता है, सर्वनाम। मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह भी यहाँ ओह कर दिया, सीता की जगह भी मैंने ओह कर दिया, और गौरव की जगह भी क्या कर दिया, ओह। अगर इसको पढ़ेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये किया जो नाम थे और नाम के स्थान पर मैंने क्या कर दिया, ओह का प्रयोग कर दिया। ओह अपने आप में क्या है, हमारा सर्वनाम है, ठीक है। तो परिभाषा क्या है, संज्ञा के जो नाम है, भाई नाम क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं, और संज्ञा के स्थान पर मैंने क्या किया, सर्वनाम का प्रयोग कर दिए। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जितना समझ में आ गई होगी, सर्वनाम की परिभाषा हो गई है। तो अब सर्वनाम जो मुख्यतः होते हैं उनकी भी चर्चा हो गई, वो कितने हैं। अब यहां समझ लीजिए थोड़ा, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो किसी व्यक्ति, इसकी परिभाषा है कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के स्थान,
अब पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखो कि जो सर्वनाम किसी पुरुष के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें भी 3 पार्ट हैं आपके, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहले तो आपको तैयारी रखना है कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं और हम आते हैं और इनके सभी विकारी रूप, मैं और हम के विकारी रूप। जैसे मैं का क्या हो गया? कर्ता ने, तो मैंने, मुझको, मुझसे, मुझ से, मुझ में, मुझ में, मुझसे, मुझसे, ऐसे डॉट डॉट करके कारक के अनुसार जब परिवर्तन करेंगे तो होता चला जाता है ये। ऐसे ही मान लो हम है तो हम का भी परिवर्तन करेंगे तो हम का क्या हो जाएगा? जैसे हमने, कर्ता ने कर्म को तो हमको, करण से तो हम से, कहते हैं हमारा, हमारी, हमारे, हमारा, हमारी, हमारे कहते हैं, या ऊपर कहते हैं मेरा, मेरी, मेरे। तो मैं और हम के अतिरिक्त जितने भी ये विकारी रूप हैं, ये जितने भी बनेंगे, ये सब किसके अंतर्गत जाएंगे? उत्तम पुरुष के अंतर्गत। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देख लें, इसको सोचें, साफ कर दिया मैंने। अब देख लीजिए क्या मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में आपके ये आते हैं, यहां आप भी आता है। तो यहां समझ लीजिए कि श्रोता के जो सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक। तो ये क्या होता है? उत्तम में क्या होता है? वक्ता होता है। वक्ता अपने लिए करता, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और श्रोता के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? आपके मध्यम होते हैं। और वक्ता, श्रोता जिसके लिए प्रयोग करते हैं वो आते हैं आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इनके सबके विकारी रूप बन जाते हैं। हम अगर मध्यम पुरुष में तुम का करेंगे, देखो विकारी रूप बनाओ इनके, तुम तो है ही, ये तो आता ही है इसमें मध्यम में, उसके तो इसके विकारी रूप सभी। जैसे तुमने, तो कर्ता ने, तुमने, कर्ता ने कर्म को तो क्या है? तुम को, ऐसे बन जाएगा तुम से। तो हम देखा कि तुम तो है ही, तू मुख्य हो गया, उसका बहुवचन तुम हो गया, उसके बाद ये सब विकारी रूप हो गए, क्योंकि ये शब्द क्या है? सर्वनाम, विकारी शब्द है आपका, इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये विकारी रूप भी क्या माने जाते हैं? सर्वनाम ही माने जाते हैं। अगर इसमें विभाजित की बात करोगे तो तुमने, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे किस में जाएंगे? मध्यम पुरुष में जाएंगे। ऐसे ही हम कहते हैं हमारा, हमारी, हमारे, मेरा, मेरी, मुझको, ये किस में जाएंगे? उत्तम पुरुष में, क्योंकि इनके विकारी रूप मेरा, मेरी, और ये किसके? मध्यम के। ऐसे ही है, इसमें भी 2 पार्ट। ये क्या होते हैं? ये निकटवर्ती होते हैं, निकटवर्ती। और इनकी बात करोगे तो ये क्या बन जाते हैं? दूरवर्ती। ऐसे पाठ हो जाता है इनका, निकटवर्ती सर्वनाम हो जाते हैं अन्य पुरुष में, और क्या होता है? दूरवर्ती हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम कहे वह आदमी है, वह आदमी है, तो अब वह आदमी कोई तो नाम होगा उसका, और नाम के स्थान में हमने प्रयोग कर दिया ये वह, तो इसका मतलब क्या है? अन्य पुरुष में चला जाएगा। ऐसे ही आप समझ लीजिए निजवाचक। निजवाचक का मतलब क्या होगा? कि जिस सर्वनाम से अपने आप का बोध होता है, जिस सर्वनाम से अपने आप का बोध होता है उसे हम निजवाचक कहते हैं। जैसे हमने कह दिया वह आप चला जाएगा, चला जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि वह जो है वो आप चला जाएगा, मतलब ये है खुद चला जाएगा, यानी स्वयं चला जाएगा। खुद है, स्वयं है, निजी है, आप है, अपने आप भी आ जाता है, तो वह अपने आप चला जाएगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं वह अपने आप चला जाएगा। वाक्य में आप किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप किस प्रकार का माना जाएगा? निजवाचक। हमने कह दिया, मान लो आप बाजार चले जाना, मानो ये कह दिया आप बाजार चले जाना, तो इसका मतलब ये मैं दूसरे से कह रहा हूं, मैं बता हूं, मैं कह रहा हूं आप बाजार चले जाना, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि दूसरे के लिए कह रहा हूं। जब आप शब्द का प्रयोग दूसरे के लिए होता है तब वो माना जाता है मध्यम पुरुषवाचक, और जब आप शब्द का भाव अपने लिए निकलता है तो वो माना जाता है क्या? निजवाचक सर्वनाम। इतनी बात समझ में आ गई। अब देख लीजिए संबंध।
संबंधवाचक क्या है? ये जोड़ते हैं। जैसे हमने कह दिया आपस में जोड़ते हैं, जो करेगा सो भरेगा। ये संज्ञा सर्वनाम शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। जो करेगा सो भरेगा। अब जो और सो ये क्या माने जाएंगे? आपके संबंधवाचक माने जाएंगे। ठीक है। अब इसी प्रकार क्या निश्चयवाचक, यहां निश्चयवाचक में देख लो, हमने कहा एव यहां भी आते और एव कहां आते? अन्य पुरुष में। इसका अंतर समझ लीजिए। इस एव और वह का मतलब होता है किसी वस्तु के लिए, मतलब जिस नाम से किसी वस्तु के पास या दूर होने के निश्चय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कोई वस्तु पास में है वक्ता के या वक्ता से दूर है, इस बात का जो सर्वनाम निश्चय करा देते हैं उनको कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा क्या हुई कि जो सर्वनाम किसी वस्तु के पास या दूर होने के निश्चय का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने कह दिया वह मेज है, वह मेज है। क्या मेज कोई व्यक्ति है क्या? अब व्यक्ति तो नहीं है, व्यक्ति होता तो कहां जाते हम? अन्य पुरुषवाचक में। लेकिन यहां क्या है? कोई वस्तु है ये मेज, और ये निश्चय कर दिया कि वह मेज, इसलिए वह सर्वनाम ने यह निश्चय कर दिया कि ये वस्तु कहां है? वह मेज मतलब दूर है। वो वक्ता बोल रहा है कि वह मेज है, तो वक्ता से ये क्या हो गई? दूर हो गई। अब हम कहते हैं वह आदमी है। अब जो आदमी होगा उसका कोई नाम होगा, आदमी है कोई नाम, आदमी के नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? अन्य पुरुषवाचक। क्यों? पुरुषवाचक तो होते ही, उसमें भी क्या है? अन्य पुरुषवाचक। वह आदमी कह दिया तो वह जब कहेंगे तो यहां कहने में तो आदमी का, आदमी के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए वह क्या माना जाएगा? अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुष वाचन में आ जाएगा। ऐसे बात में प्रयोग कर देता, पूछ लेता। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है ये किसी वस्तु के पास या दूर होने के निश्चय का बोध कराता है, जबकि ये सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक ये किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। बस इतनी सी बात समझ लो। अब देख लो, और मान लीजिए हमने कह दिया यह किताब है, तो यह किताब निश्चय हो गया कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के पास या दूर होने के निश्चय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक। तो किताब वस्तु है चूंकि, तो इसे निश्चय कर दिया, यह शब्द ने, यह सर्वनाम ने निश्चय कर दिया कि वो कहां है? पास। जो यह वक्ता जो कह रहा है कि यह किताब है, तो वक्ता के निश्चित हो गया कि ये पास में है क्या? किताब वस्तु है। समझ में आ गई बात? यह और ऐसे ही बहुवचन रूप हम कहें वे किताबें हैं, वे किताबें हैं, बहुवचन के रूप में प्रयोग हो जाएगा आपका। ठीक है। अब ऐसे ही क्या? अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक का क्या होता? इसमें क्या है? किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के निश्चय का बोध न हो, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के निश्चय का बोध नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर समझ लीजिए कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के निश्चय का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ लीजिए, जैसे मैंने कह दिया वहां कोई है। अब मैंने कहा वहां कोई है, तो अब कोई क्या निश्चय हो रहा? अब निश्चय नहीं हो पा रहा। हमने कह दिया चाय में कुछ गिर गया। अब कुछ गिर गया, अब क्या गिर गया इस बात का निश्चय नहीं हो पा रहा। तो कोई और कुछ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ कोई कुछ का प्रयोग जो हुआ निश्चय नहीं हो पा रहा। यहाँ वहां कोई है तो वहां पे कोई, ये निश्चय नहीं है, कोई है पता नहीं कौन है, निश्चय नहीं हो रहा। अब निश्चय नहीं हो रहा इसका मतलब ये अनिश्चय है। और ऐसे ही चाय में कुछ गिर गया, तो चाय में कुछ गिर गया तो इसका मतलब क्या हुआ? चाय में कुछ गिर गया, अब क्या गिर गया पता ही नहीं। इसका भी क्या है? अनिश्चय है। तो बात समझ में आ गई होगी अनिश्चयवाचक सर्वनाम इस तरह से। अब आता है आपका प्रश्नवाचक। इसका मतलब होता है जिस सर्वनाम से किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का या प्रश्न किए जाने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है और कौन है, तो क्या और कौन है देख लीजिए कैसे बनेगा इसका सेंटेंस। जैसे मान लीजिए हमने कहा आप क्या कर रहे हैं? आप क्या
कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अब ये प्रश्न है, तो क्या आ गया? तो क्या जाहिर सी बात है इसमें क्या क्या है, किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। हमने कहा वहां कौन है, वहां कौन है। अब वहां कौन है ये भी प्रश्न है, तो कौन शब्द क्या हो गया आपका? प्रश्नवाचक हो गया। तो हमने देखा कि ये आपके सर्वनाम के अंतर्गत लगभग जो 80% जो प्रश्न है उनके उत्तर लगभग यहीं से मिल जाते हैं। अब लगभग क्या है, ये चीज कंप्लीट हो गई। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे हम। अब इसके बाद आपका अगला वीडियो जो विशेषण का उसमें चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।